नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां कर्नाटक से जुड़ी भारत 24 पर बड़ी खबर आपको बता दें। सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे और 20 मई को बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें 5 दिन के मंथन के बाद कांग्रेस हाईकमान का फैसला सामने आया और सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगी है। फिलहाल 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में लगातार कांग्रेस जुटी हुई है और कर्नाटक को सिद्धारमैया के रूप में एक बार फिर से नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। सिद्धारमैया इससे पहले भी मुख्यमंत्री के रूप में तमाम सेवाएं निभा चुके हैं और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम का पद यहां पर दिया जाएगा। 20 तारीख को ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और 5 दिन के मंथन के बाद, लगातार बैठकों के बाद, मैराथन मीटिंग्स के बाद यह फैसला लिया गया। जहां डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा तो वहीं मुख्यमंत्री रहेंगे सिद्धारमैया। तो देखिए, कर्नाटक लगातार सुर्खियों में था, चर्चा का विषय बना हुआ था और सबसे बड़ा सवाल यही था कि सत्ता तो कांग्रेस के हाथ आ गई है, लेकिन कुर्सी किसके हाथ जाएगी। कई ऐसे फैक्टर्स रहे जिन्होंने डीके शिव कुमार के पक्ष में गवाही दी, फिर चाहे उनके उम्र दराज होने की बात, उनके आखिरी कार्यकाल का हवाला दिया गया, या फिर यूं कहें कि उनका तजुर्बा और जिस तरह से उनका। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां कर्नाटक से जुड़ी भारत 24 पर बड़ी खबर आपको बता दें। सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे और 20 मई को बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें 5 दिन के मंथन के बाद कांग्रेस हाईकमान का फैसला सामने आया और सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगी है। फिलहाल 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में लगातार कांग्रेस जुटी हुई है और कर्नाटक को सिद्धारमैया के रूप में एक बार फिर से नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। सिद्धारमैया इससे पहले भी मुख्यमंत्री के रूप में तमाम सेवाएं निभा चुके हैं और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम का पद यहां पर दिया जाएगा। 20 तारीख को ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और 5 दिन के मंथन के बाद, लगातार बैठकों के बाद, मैराथन मीटिंग्स के बाद यह फैसला लिया गया। जहां डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा तो वहीं मुख्यमंत्री रहेंगे सिद्धारमैया। देखिए, कर्नाटक लगातार सुर्खियों में था, चर्चा का विषय बना हुआ था और सबसे बड़ा सवाल यही था कि सत्ता तो कांग्रेस के हाथ आ गई है, लेकिन कुर्सी किसके हाथ जाएगी। कई ऐसे फैक्टर्स रहे जिन्होंने डीके शिव कुमार के पक्ष में गवाही दी, फिर चाहे उनके उम्र दराज होने की बात, उनके आखिरी कार्यकाल का हवाला दिया गया, या फिर यूं कहें कि उनका तजुर्बा और जिस तरह से उनका ग्राउंड पर लोगों के साथ जुड़ाव रहा है और एक खास समुदाय विशेष से वो जुड़े हुए हैं, तो ये तमाम चीजें उनके हक में गवाही देती हुई नजर आई। और सबसे बड़ी बात 2024 के लोकसभा चुनाव। देखिए, कर्नाटक में सिद्धारमैया की भूमिका सबसे अहम इस वक्त और सीनियर मोस्ट लीडर के रूप में हमेशा से उन्हें देखा गया और यही कारण है कि मैराथन बैठकें हुई। क्या राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, हर किसी के साथ चर्चा और बैठकों के बाद आखिरकार सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगी और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम का पद मिला। तो देखिए, कर्नाटक का सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है और कर्नाटक पर अब सीएम के नाम पर भी मुहर लग गई है और डिप्टी सीएम का नाम भी हमारे सामने है। जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह 20 तारीख को होगा और जाहिर है कि वो तस्वीरें बेहद ही खास होंगी कांग्रेस के लिहाज से। तो देखिए, सस्पेंस किस तरह से खत्म हुआ। बेंगलुरु में अब 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा और मुख्यमंत्री होंगे सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम का पद डीके शिव कुमार के लिए मुकर्रर किया गया है।
तो 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु में होगा, जिसे बहुत खास बनाने में कांग्रेस जुटी हुई है, ऐतिहासिक बनाने में कांग्रेस जुटी हुई है और लगातार कोशिश यही है कि एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हो, क्योंकि देखिए प्रचंड बहुमत और इस तरह का मैंडेट कांग्रेस को सालों साल बाद मिला है। और इसी पर हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमित जी देखिए, अब सस्पेंस खत्म हो गया है, अब कर्नाटक में नाटक खत्म हो गया है और अब जो है इंतजार वो उन तमाम तस्वीरों का है जो 20 मई की ग्रैंड सेलिब्रेशन की हमारे सामने होंगी। लेकिन अभी से लोगों ने या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसे इमेजिन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सालों साल बाद कांग्रेस को इतना बड़ा मैंडेट हासिल हुआ है। क्या लगता है किस तरह की तस्वीर 20 मई को बेंगलुरु में होगी? बिल्कुल अमृता, और सबसे पहले ये खबर हम लोगों ने ही भारत 24 पे चलाई थी, सिद्धरामैया ही मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटक के अगले। और दूसरी तरफ कल देर रात तक इस विषय को लेकर मंथन चला और ये मामला पूरी तरीके से सेट था। कल मैं डीके शिव कुमार जो एक प्रमुख दावेदार थे उनसे शाम में मैंने मुलाकात की थी और उनकी तरफ से भी ऐसा कोई कारण नहीं दिखा जो वो विरोध कर रहे हों। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस पार्टी में पूरा विश्वास रखता हूं, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, जिस तरह का आदेश होगा मैं करूंगा। दूसरी तरफ ये जो फॉर्मूला है मंत्रियों का, उसमें डीके शिव कुमार के ज्यादा लोग मंत्री बन रहे हैं और खुद डीके शिव कुमार के पास महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो रहने की उम्मीद है। सिद्धरामैया मुख्यमंत्री होंगे और अब विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, यानी मुख्यमंत्री हैं कई प्रदेशों में, ममता बनर्जी हों, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों, फिर आप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ले ले, स्टालिन ले ले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री शरद पवार हों, तमाम बड़े नेताओं को निमंत्रण आज भेजा जा रहा है। वो 20 तारीख को वहां पहुंचने की बात है बेंगलुरु, और वहां पर एक बड़े जश्न के तौर पर कांग्रेस जो है अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने की पूरी भूमिका अदा करेगी, क्योंकि कांग्रेस को ये भी दिखाना है कि विपक्ष का ताना बाना, विपक्ष के तमाम लोग एक साथ एक मंच पर हैं। और दक्षिण का ये सूबा है, इस सूबे में सबसे बड़ी बात अमृता ये हुई कि बीजेपी के रथ को कांग्रेस ने वहां रोका है और बीजेपी का जो गढ़ था दक्षिण में उसको छीनने में कामयाबी हासिल की है। तो यहां से कांग्रेस अपने आप को ये बताने की भी कोशिश करेगी कि हाँ, कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है दक्षिण में, और विपक्ष के साथ जो चलने की उसकी पूरी कवायद है, उस कवायद को भी पूरी तरीके से अंजाम पहुंचाएगी। यानी अमित जी ये कहें कि 20 तारीख कर्नाटक के लिहाज से तो अहम है ही, वहीं अगर बात करें 2024 के लिहाज से, तो जिस तरह से विपक्षी एकजुटता की एक तस्वीर इस मंच से पेश की जाएगी, तो 2024 के लिहाज से ये मंच उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और कांग्रेस के लिए एक चैलेंज होगा कि जो तस्वीर इस मंच पर बनेगी उसी तस्वीर को हूबहू 2024 तक लेकर जाया जाए, क्योंकि विपक्षी एकजुटता फिलहाल कोई बहुत आसान भी नजर नहीं आती, क्योंकि सत्ता का लालच और पीएम कुर्सी हर किसी को दिखाई देती है। बिल्कुल अमृता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सारे विपक्ष के जो नेता हैं वो किस बात पर एकजुट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो उस खिलाफत में अपना अपना त्याग उन्हें करना पड़ेगा, और जिसके लिए मुझे लगता है सारी विपक्षी पार्टियां कमोबेश तैयार हैं। कुछ चीजें हैं जिनको शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस, जिसको अब तक विपक्ष की पार्टियां भी उतना महत्व नहीं दे रही थी, उतनी तवज्जो नहीं दे रही थी, उनको कर्नाटक जीत के बाद यह एहसास हो गया है कि उनको कांग्रेस को साथ लेकर चलना, विपक्ष और कांग्रेस को दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो उस लिहाज से अब कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। दूसरे राज्यों में भी जो अब आगामी समय में आने वाले 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं, जिसमें 2 कांग्रेस शासित प्रदेश है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां कांग्रेस के लिए चैलेंज होगा। वहां विपक्षी एकता भी देखनी पड़ेगी कि खास तौर पर किस तरह कांग्रेस को दूसरे दल सपोर्ट करते हैं जीत के लिए। अमृता, बिल्कुल अमित जी, देखिए लगातार विपक्षी एकजुटता की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब बात पीएम कैंडिडेट की आती है तो क्या लगता है, क्योंकि देखिए उसमें भी लगातार हम देख चुके हैं टकराव की स्थिति, क्योंकि हर कोई उस कुर्सी को चाहता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप विपक्ष को एकजुट तो कर देंगे, लेकिन विपक्ष का एक चेहरा दे पाना, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? ये चैलेंज है अमृता, बिल्कुल चैलेंज है, आप सही कह रही हैं। और इस चैलेंज को चुनाव के बाद, मेरे ख्याल से चुनाव जो होंगे लोकसभा में, उसके परिणाम के बाद ही इस विषय पर फोकस किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि यूपीए फर्स्ट, यूपीए सेकेंड दोनों जो बना था, खासतौर से यूपीए पहला जो यूपीए बना था, जिसे यूपीए फर्स्ट कहते हैं, जिसमें सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनकर मनमोहन सिंह को बनाई थी, और उसमें यही था कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा। लेकिन विपक्ष के अपने चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ी थी, विपक्ष
अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ी थी और उसके बाद एक ताना बाना बना जिसमें लेफ्ट ने भी कांग्रेस के समर्थन में अपने आप को बाहर से सपोर्ट किया। तो विपक्ष ये जानता है कि कुल मिलाकर कितनी बार इस तरह की चीजें अपनाई जा सकती है और चुनाव के पहले तो कोई एक चेहरा अगर दिया जाएगा तो फिर उस चेहरे के नाम पर वोट होगा और वो चेहरा नरेंद्र मोदी के सामने टिक नहीं पाएगा इस वक्त के जो हालात हैं। इसलिए विपक्ष उस चेहरे को तभी आगे करेगा जब उसे चुनाव में अप्रत्याशित वोट हासिल होंगे या फिर वो उस तरह से चुनाव के परिणाम में सरकार बनाते हुए दिखेगी। बिल्कुल। अब अगर इस पूरी राजनीति को समझें और बीजेपी की राजनीति को समझें, देखिए बीजेपी के पास मुद्दे भले हो भले ना हो लेकिन उनका एक चेहरे पर केंद्रित ही चुनाव रहता है। तो विपक्ष के लिए ये मुश्किल होगा और मिला जुला वोट बैंक रहेगा, मिले जुले चेहरे रहेंगे, ये भी अमित जी तय है क्योंकि वोट बैंक यहाँ पर किसी एक चेहरे पर केंद्र के लेवल पर अगर मैं बात करूं तो किसी एक चेहरे पर आधारित विपक्ष को नहीं मिल सकते, ये सत्य है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी यही मैंने आपको कहा कि विपक्ष का जो भी चेहरा है वो क्षेत्रीय चेहरा है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चेहरा मानी जाती है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चेहरा माने जाते हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में चेहरा माने जाते हैं, एम.के. स्टालिन तमिलनाडु में चेहरा माने जाते हैं, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में चेहरे माने जाते हैं। तो इन चेहरों को जब एक स्वरूप आप देंगे तो वो स्वरूप कैसा होगा, क्योंकि वो चुनाव तो लड़ लेंगे, वहां से सीटें भी ले आएंगे, लेकिन सहमति तभी बनेगी जब नंबर ऑफ सीट कितने ज्यादा होते हैं। अगर कांग्रेस 240 सीटों पर चुनाव लड़कर अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर लाती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के चेहरे पर इनको आत्मविश्वास करना पड़ेगा और वो तभी हो पाएगा अमृता जब चुनाव के परिणाम आएंगे। फिलहाल ये सारी कवायद जो है चुनाव लड़ने और चुनाव में एकजुटता के साथ नंबर लाने और उसके बाद विपक्ष जो है वो किस तरह से चुनाव में अपनी भूमिका रखता है, परिणाम में अपनी भूमिका रखता है, ये सारी चीजें तभी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि विपक्ष का जो भी ताना बाना इससे पहले रहा हो, बहुत मुश्किल डगर होती है इसकी विपक्ष की एकता की। विपक्ष एकता होते होते कहीं ना कोई अपना जो एजेंडा होता है वो एजेंडा सामने आता है और विपक्षी एकता टूट जाती है। तो इस बात को विपक्ष को बहुत पुरजोर तरीके से देखना होगा कि ऐसी स्थिति दोबारा ना आए। बिल्कुल। अमित जी, वापस कर्नाटक पर लौटते हुए बात डीके शिव कुमार के समर्थकों की भी मैं करना चाहूंगी। देखिए बड़ा नाराजगी का दौर रहा है और क्योंकि डीके शिव कुमार ने उन लोगों के साथ ग्राउंड पर काम किया है, ऐसे में वो अपनत्व भी है वहां पर और लोग जुड़ाव भी महसूस करते हैं। तो क्या वहां पर वो संतुष्टि अब आप देख पा रहे हैं और क्या ये माना जाए कि लंबी रेस में भले ही प्रतिनिधि मान गए हों लेकिन कार्यकर्ता भी अब इस चीज को समझेंगे और आने वाले समय तक, उस समय तक जब ताशपोशी होगी डीके शिव कुमार की, इंतजार करेंगे सब्र और तहम्मुल से। और बिल्कुल देखिए डीके शिव कुमार के लिए मुश्किलें नहीं है क्योंकि दो बातें समझनी बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। सिद्धारमैया जेडीएस से आए हैं और कांग्रेस आए और वो एक बार मुख्यमंत्री रहे, सीएलपी लीडर रहे, ये तमाम चीजें सिद्धारमैया के साथ जाती हैं। सिद्धारमैया मजबूत नेता हैं। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार बाय बर्थ कांग्रेसी हैं, वो कांग्रेस की रणनीति को जानते हैं, कांग्रेस की पॉलिटिक्स को जानते हैं और कांग्रेस में किस तरह से उनकी भूमिका है वो कांग्रेस के बड़े नेता भी जानते हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के वो बड़े प्यारे रहे हैं। इनफैक्ट मैं अगर बताऊं आपको तो डीके शिव कुमार आज से नहीं लगभग 25 सालों से मैं उनको जानता हूं अमृता, और वो गांधी परिवार के बड़े विश्वास पात्र रहे हैं। इसके पहले जब भी भारतीय राजनीति में स्वर्गीय अहमद पटेल थे जो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे, उनके बहुत करीबी थे डीके। तो डीके को किसी नाम, किसी पद और